नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो प्राचीन भारत का लेक्चर चल रहा था उसी सीरीज़ में मौर्य कालीन प्रशासन को और पार्ट 7वें को देखेंगे। मौर्य काल से संबंधित है और मौर्य कालीन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसकी पीडीएफ आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मौर्य काल में जो वंशानुगत जो चीज़ें होती हैं, राजतंत्री शासन की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट थी कि यहाँ पर ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत लागू नहीं था। यहाँ पर वंशानुगत था कि एक जो पिताजी हैं उनका बेटा ही, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा ही पुत्र शासन करेगा, यह चीज़ लागू नहीं थी। ठीक है, शासक जो था प्रशासन का सर्वोच्च सर्वे सर्वा होता था, जो परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार शासन करता था। और इसके बारे में कौटिल्य ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि राजा के आदेश, परंपरागत मान्यताओं में यदि कोई विरोध उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में राजा के आदेश मान्य होने चाहिए, मतलब राजा का जो आदेश है वही माना जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि कौटिल्य ने शासक को निरंकुशता का अधिकार प्रदान किया। कहा भी जाता है, कौटिल्य ने कहा भी है कि शासक को निरंकुशता का एक अधिकार प्रदान किया, लेकिन कौटिल्य ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि निरंकुशता का प्रयोग जो है राजा सदैव प्रजा के कल्याण के लिए करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रजा के अहित के लिए नहीं करेगा, जनता के अहित के लिए नहीं करेगा, कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए करेगा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा भी है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि भाई राजा को जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा है जनता के लिए, नहीं, जो जनता के लिए हित में है, जो अच्छी चीज़ें हैं जनता के लिए, वही राजा का हित है। तो ऐसी बातें अर्थशास्त्र में कही गई हैं। और हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। दूसरे शब्दों में कि जैसे कौटिल्य ने निरंकुशता का जिक्र किया है और वह कल्याणकारी निरंकुशता की बात कहता है। कौटिल्य क्या कहता है? कल्याणकारी निरंकुशता। आप अगर निरंकुश हो भी तो लोगों के लिए हो, लोगों की अच्छाई के लिए हो। उदार निरंकुशता या प्रबुद्ध निरंकुशता कही जाती है। ठीक है, तो अशोक को क्या कहा जाता है कि एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, कि अच्छाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए चीज़ों ने, जो अशोक था उसने काम किया था। अर्थशास्त्र में राजा के सप्तांग सिद्धांत का भी जिक्र किया गया है। तो राज्य के ये 7 अंग होते हैं। राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं बल। ठीक है, इसमें राजा को सर्वे सर्वा माना गया है। वह राज्य के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ ही सैन्य प्रधान भी होता है, मतलब सभी चीज़ों का मुख्य जो है वो राजा ही होता है। अर्थशास्त्र में ये भी कहा गया है कि एक विशाल साम्राज्य पर शासक अकेले शासन नहीं कर सकता, इसके लिए उसकी सहायता के लिए कोई न कोई संस्था अवश्य होनी चाहिए। कौटिल्य ने इस संबंध में मंत्रि परिषद और मंत्रिणा जैसी 2 जो संस्थाएं हैं उनकी चर्चा की है, और जिसकी सलाह को मानने के लिए राजा को बाध्य नहीं था, मतलब राजा को बाध्यता नहीं थी कि भाई उन संस्थाओं की आप बात मानिए। सामान्य परिस्थितियों में परामर्श देने का कार्य जो है मंत्रि परिषद का होता है, जबकि आत्यंतिक मामलों में यही काम जो मंत्रिणा है वो किया करती थी। मंत्रि परिषद के सदस्यों की निश्चित संख्या का उल्लेख कौटिल्य ने नहीं किया है, मतलब कितनी संख्या होती थी मंत्रि परिषद की, कैबिनेट की, इसका उल्लेख कौटिल्य ने नहीं किया है, परंतु यह जरूर बताया है कि यह अपेक्षाकृत बड़ी हो सकती है। जबकि मंत्रिणा जो थी वो सदस्यों की संख्या 4 से 5 बताई जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति और निष्कासन का अधिकार किसके पास है? बस एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन, राजा। मंत्री की नियुक्ति और उनके चरित्र की भली भांति परीक्षण करके ही किया जाता था, और जिसे उपधा परीक्षण कहकर पुकारा जाता था। उपधा परीक्षण क्या था कि भाई जो मंत्री हैं और उनकी नियुक्ति और उनके चरित्र की जानकारी ली जाती थी। इसमें प्रत्येक मंत्री का वेतन जो है 12,000 पण वार्षिक मंत्रि परिषद के मंत्री का, जबकि मंत्रिणा के सदस्यों का वेतन जो है 48,000 पण वार्षिक था। इसके अतिरिक्त मौर्य प्रशासन में अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग भी था। वस्तुतः संपूर्ण मौर्य प्रशासन को 18
मुख्य विभागों में वर्गीकृत किया गया था, जिसका प्रधान जो है महामात्य या तीर्थ होता था। ठीक है, अब देखिए दो सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी होते थे इन तीर्थों में। महत्वपूर्ण कौन कौन से थे कि जैसे समाहर्ता। समाहर्ता किसको कहा जाता है मौर्य प्रशासन में कि जैसे भू राजस्व को वसूलने वाला सर्वोच्च अधिकारी था। सन्निधाता किसे कहा जाता है, सन्निहाता, तो ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। प्रशासता किसे कहा जाता था, तो यह उस व्यक्ति को कहा जाता था जो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला होता था। अब अंतर्वशिक किसे कहा जाता था, तो राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान होता था। अंतपाल किसे कहा जाता था, अंतपाल सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे उनका प्रधान अधिकारी होता था। दुर्गपाल किसे कहा जाता था, दुर्गपाल जो है आंतरिक दुर्गों का प्रधान सेनापति होता था। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के नाम थे जो अपने कार्य संभालते थे। इन जो तीर्थों के अधीन अनेक विभागाध्यक्ष भी होते थे कि जैसे अर्थशास्त्र में 26 से 27 अध्यक्षों की चर्चा हुई है कि जैसे अर्थशास्त्र में कितने 26 से 27 अध्यक्षों की चर्चा हुई है। यूनानी लेखकों ने इन अध्यक्षों को ही मजिस्ट्रेट कहकर पुकारा है। जैसे सीताध्यक्ष किसे कहा जाता था, जो राजकीय कृषि भूमि का प्रधान अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष। यह जो चीज़ है, प्रश्न है, इसको पीसीएस अपर पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी गया है। अब देखिए पाण्याध्यक्ष किसे कहा जाता था। पाण्याध्यक्ष जो है क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से संबंधित जो संबंध प्रधान रहता था, प्रधान अधिकारी रहता था, तो उसको पाण्याध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष किसे कहा जाता था, जो टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, तो उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और विविताध्यक्ष किसे कहा जाता था, जो माप तौल से संबंधित प्रधान अधिकारी था, तो उसे विविताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में प्रत्येक चौथे महीने माप तौल का निरीक्षण भी किया जाता था। आकराध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो जो खान का अध्यक्ष होता था, खान जो होती है खाने, तो खान के अध्यक्ष को आकराध्यक्ष कहा जाता था। जैसे देखिए कुछ चीज़ें और थी मौर्य प्रशासन संबंधित कि राजा की सहायता है तो बहुत सारी दासियाँ होती थी। मौर्य राजमहल में स्त्री अंगरक्षिकाओं के होने की पुष्टि मिलती है और स्ट्रैबो के अनुसार राजा की सुरक्षा का भार जो है स्त्री अंगरक्षिकाओं को सौंपा गया था, जो कि अधिकतर ईरानी होती थी। अब देखिए कुछ प्रशासकीय इकाइयों, मौर्य प्रशासन की जो प्रशासकीय इकाइयाँ थी उनको अब देख लेते हैं कि मौर्यकालीन शासकों ने बेहतर प्रशासन देने के लिए अपने साम्राज्य को अनेक प्रशासकीय इकाइयों में विभक्त किया था। तो किस किस में बांटा था उनको देख लेते हैं कि जैसे मौर्य साम्राज्य का सर्वप्रथम विभाजन जो है विभिन्न प्रांतों में किया गया था। ऐसे प्रांतों की संख्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थी, परंतु अशोक के समय कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने की वजह से प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, प्रांत को देख लेते हैं। जैसे उत्तरापथ तक्षशिला को कहा जाता था, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी को कहा जाता था, अवंती उज्जैनी यानी मध्य प्रदेश में, और प्राच्य या मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र को कहा जाता था, और कलिंग तोसली यानी उड़ीसा के पूरी जिले में स्थित है। तो ये प्रांत थे अशोक के समय। अब यूनानी लेखों में 2 विशिष्ट प्रकार के अधिकारियों की चर्चा मिलती है। यूनानी लेखों में एक होता है एग्रोनोमोई और एस्टीनिमोई। ठीक है, तो 2 टाइप के हैं। इनमें से एग्रोनोमोई जो है मार्ग निर्माण का काम करता था और विशेष अधिकारी होता था, जबकि एस्ट्रोनोमोई जो है नगर आयुक्त को कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे नगरों में अनुशासन हेतु आपराधिक मनोवृत्ति के दमन हेतु पुलिस व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई थी, जिसे रक्षिण कहा जाता था। मौर्य शासन का स्वरूप जो है उदार या कल्याणकारी या प्रबुद्ध निरंकुशतावाद पर आधारित था। अब मौर्य काल में देखिए गुप्तचर की व्यवस्था थी, वहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था भी उपस्थित थी। मौर्यकालीन शासकों ने एक बेहतर प्रशासन और अपनी राज्य की जनता को इसलिए दे सकें क्योंकि उन्होंने गुप्तचरों को उचित व्यवस्था भी की थी। इन गुप्तचरों के विभाग के लिए एक पृथक अमात्य रखा था, जिसे महामात्य परसर्व कहा जाता था। ठीक है, इन गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में इनको क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर जबकि स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। ये गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक संस्था और एक संचार।
संस्था ऐसे गुप्तचरों को कहा जाता था जो कि एक ही स्थान पर टिककर गुप्तचारी किया करते थे, कि जैसे एक स्थान पर आप रुक गए, वहीं पर आप स्पाई का काम करने लगे। जबकि संचार क्षेत्र जो थे, संचार गुप्तचर, ये भ्रमणशील गुप्तचर थे कि अनेक अनेक राज्यों में अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर गुप्तचरी किया करते थे। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा था और अर्थशास्त्र के अनुसार वेश्याएं भी गुप्तचरों के रूप में काम करती थीं। अब मौर्य काल के न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। न्यायालय के दो प्रकार थे, धर्मस्थ न्यायालय और कंकट शोधन न्यायालय। तो धर्मस्थ न्यायालय में ऐसे न्यायालय को कहा जाता था जो कि दीवानी मामलों को देखता था, जो सिविल मामलों को देखता था। ठीक है। इससे संबंधित मामलों को 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य मिलकर देखा करते थे। कंटक शोधन न्यायालय ऐसे न्यायालय थे जो फौजदारी मामलों को देखा जा करता था। ये राज्य और नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा भी करता था कंटक शोधन। ठीक है। और इसके साथ में इससे संबंधित मामलों की 3 प्रदेष्टा और 3 अमात्य मिलकर देखा करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार दंडों की कठोरता के कारण अपराध बहुत कम होते थे। तो दंड बहुत अच्छे थे। अब वर्तमान में देखिए, दंड हैं, सब कुछ है, लेकिन लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसीलिए अपराध वर्तमान में ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर दंड की व्यवस्था अच्छी होगी तो अपराध कम होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, उन सारी चीज़ों को मौर्य काल के हम लोगों ने देखा। और इसके PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।